गुड मॉर्निंग, राधे राधे मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। अगर पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही है भैया तो जल्दी से लिखें यस। अगर सारी चीजें क्लियर हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही है भाई तो जल्दी से लिखो यस। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था भाषा का परिचय। क्या देखा था? भाषा का परिचय देखा था। भाषा का परिचय देखने के बाद हम उससे आगे नहीं बढ़ पाए थे। हम लोग लिपि थोड़ा सा जाना था। लिपि के बाद आज हम लोग देखेंगे भाषा का परिवार। जिस तरह से मनुष्य का अपना परिवार होता है उसी तरह से भाषाओं का भी अपना क्या होता है? परिवार होता है। बात समझ में आई? जिस तरह मनुष्य का अपना परिवार होता है उसी तरह से किसका परिवार होता है? हमारी भाषाओं का भी परिवार होता है। इस विजुअल है बेटा, सारी चीजें दिख रही हैं अच्छे से ना? जरा कमेंट करके बता दीजिए। अगर सारी चीजें अच्छी से दिख रही हैं तो हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी क्लास का। अगर सारी चीजें विजिबल हैं तो हम लोग अपनी क्लास का शुरुआत करते हैं। बताएं भाई, सारी चीजें विजिबल हैं? अगर विजिबल हैं तो चलिए शुरू करते हैं भाई। पेडागॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, हिंदी शिक्षण जिसे आप कहते हो बेटा। क्या कहते हो? हिंदी शिक्षण जिसे कहते हो, यही हम लोग पढ़ रहे हैं। हिंदी शिक्षण में एक लेक्चर आपका हुआ था जो कि आपकी कंप्लीट क्लास के लिए। किसके लिए बच्चों? कंप्लीट क्लास के लिए एक लेक्चर हमने कल की डेट में कराया था। आज हम लोग देखने वाले हैं भाषा परिवार। क्या देखने वाले हैं भाई? भाषा परिवार। जब हम भाषा परिवार की बात करते हैं तो जिस प्रकार से मनुष्य का अपना परिवार होता है उसी प्रकार से भाषाओं का भी अपना परिवार होता है। क्या होता है? उसी प्रकार से मनुष्य, जिस प्रकार से मनुष्य का परिवार होता है उसी प्रकार से भाषा का भी परिवार होता है। तो यहाँ पे एक लाइन में नोट कर लो बेटा इसकी परिभाषा। एक लाइन में इसकी परिभाषा नोट कर लीजिएगा, भाषा परिवार। जब हम भाषा परिवार की तरफ बढ़ते हैं, मानव के परिवार की तरह, क्या नोट करेंगे? मानव के परिवार की तरह मानव के परिवार की तरह ही भाषाओं के भी परिवार होते हैं। मानव के परिवार की ही तरह भाषाओं के भी परिवार होते हैं। परिवार होते हैं। विश्व की लगभग विश्व की लगभग 7,000 भाषाओं, कहीं कहीं 3,500 मिलती है बेटा, कहीं कहीं 7,000 मिलती है, याद रखिएगा। विश्व की लगभग 7,000 भाषाओं को 13 भाषा परिवार में बांटा गया है। तेरह भाषा परिवार में बांटा गया है। कितने भाषा परिवार में बांटा गया भाई? 13 भाषा परिवार में बांटा गया है, जिसमें 4 भाषा परिवार की भाषाएं, जिसमें 4 भाषा परिवार की भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। भारत में बोली जाती हैं। मेरे प्यारे दोस्त, एक चीज याद रखिएगा, विश्व में कुल कितनी भाषाएं हैं? 7,000 भाषाएं हैं। इन 7,000 भाषाओं को कितने भाषा परिवारों में बांटा गया है? तो आप बताएंगे 13 भाषा परिवार में बांटा गया है। जिसमें से कितनी भाषा परिवार की भाषाएं भारत में बोली जाती हैं? तो आप बताएंगे
4 भाषा परिवार की भाषाएं हमारे भारत में बोली जाती हैं। तो आइए एक एक करके एक एक परिवार को देख लेते हैं। तो विश्व के 13 परिवार, विश्व के 13 भाषा परिवार। विश्व के 13 भाषा परिवार कौन कौन से हैं? तो पहला परिवार नोट करिएगा बच्चों, पहला परिवार हमारा है द्रविड़ परिवार। कौन सा परिवार है? द्रविड़ भाषा परिवार। द्रविड़ भाषा परिवार। अब मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपसे कोई पूछ ले द्रविड़ का अर्थ क्या होता है, तो हम उम्मीद करते हैं आप बता देंगे। द्रविड़ का अर्थ क्या होता है? द्रविड़ का अर्थ क्या होता है? जल्दी से आंसर करके बताएं। द्रविड़ का अर्थ क्या है? जल्दी से आंसर करके बताएं। द्रविड़ का एक अर्थ होता है बेटा शिव। क्या होता है? द्रविड़ का एक अर्थ होता है शिव। इस द्रविड़ भाषा परिवार की जो भाषाओं की जब हम बात करते हैं, तो इस द्रविड़ भाषा परिवार की कितनी भाषाएं भारत में बोली जाती हैं? तो आप बताएंगे 4 भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। कितनी बोली जाती हैं बेटा? इस द्रविड़ भाषा परिवार की 4 भाषाएं भारत में बोली जाती हैं। ये 4 भाषाएं कौन कौन सी हैं? पहले तो ये जान लो, द्रविड़ भाषा परिवार की 4 भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो एक आपकी पहली भाषा आप नोट कर लो, तमिल। तमिल ये बोली कहाँ जाती है? तो आपका आंसर होगा ये तमिलनाडु में बोली जाती है। कहाँ पे बोली जाती है बेटा? तमिलनाडु में बोली जाती है। दूसरी भाषा कौन सी है? तेलुगु है। कौन सी है बेटा? तमिल के बाद तेलुगु। तेलुगु के बाद और कौन सी? कन्नड़। कौन सी बेटा? कन्नड़। कन्नड़ के बाद और कौन सी? मलयालम। मलयालम। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। अब मेरे प्यारे बच्चे, कन्नड़ कहाँ पे बोली जाती है? तो आप बताएंगे कन्नड़ हमारी कर्नाटका में बोली जाती है। कर्नाटक में। कहाँ पे बोली जाती है? कर्नाटक में। तेलुगु कहाँ पे बोली जाती है? तो आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। कहाँ पे बोली जाती है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बोली जाने वाली तेलंगाना। तेलंगाना। मलयालम कहाँ पे बोली जाती है? तो मेरे प्यारे दोस्त आप बताएंगे मलयालम हमारी केरल में बोली जाती है। तो भैया ये द्रविड़ भाषा परिवार की 4 भाषाएं आपके भारत में बोली जाती हैं। चारों भाषा परिवार आपके द्रविड़ भाषा परिवार का चलिए, ये नोट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अगर नोट कर लिया तो दूसरा भाषा परिवार जो हमारा है वो कौन सा भाषा परिवार है? तो आप बताएंगे दूसरा भाषा परिवार हमारा चीनी है। कौन सा? चीनी परिवार है। चीनी परिवार की भी एक एकाक्षरी, कौन सी भाषा? एकाक्षरी हमारे भारत में बोली जाती है। बहुत आपका इस सीटेट में इससे रिलेटेड बहुत अंदर से क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। इसके बाद आपका नंबर आता है सेमेटिक। तीसरा भाषा परिवार कौन सा है? सेमेटिक। चौथा भाषा परिवार क्या है? हेमेटिक। सेमेटिक। चौथा भाषा परिवार क्या है? हेमेटिक। पांचवा भाषा परिवार कौन सा है? तो मेरे प्यारे दोस्त, पांचवा भाषा परिवार जो आपका है आग्नेय है। क्या है? आग्नेय है। छठा भाषा परिवार आपका यूराल है। कौन सा परिवार है? यूराल। सातवां भाषा परिवार आपका कौन सा है?
यूराल को और किस नाम से जाना जाता है बेटा? तो आप याद रखिएगा, यहीं पे कोष्टक में नोट कर लीजिएगा, अल्टाइक के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? अल्टाइक के नाम से जाना जाता है। यूराल के बाद आपका नेक्स्ट भाषा परिवार है बांटू। कौन सा परिवार? बांटू। आपका 8वां परिवार है, 8वें परिवार का नाम है अमरीकी। क्या है? अमरीकी। इस अमरीकी को और किस नाम से जाना जाता है? अमरीकी को और किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे इसे रेड इंडियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? अमरीकी परिवार को रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है। 9वां परिवार आपका काकेशस। काकेशस। 10वां परिवार आपका है सूडानी। क्या है? सूडानी। 11वां परिवार आपका है बुशमैन। कौन सा मैन? बुशमैन। 12वां परिवार आपका कौन सा है? जापानी या कोरियाई। अगले पेज पे आ जाते हैं। 12वां परिवार आपका क्या है? जापानी। इसी जापानी को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा कोरियाई के नाम से जाना जाता है। जापानी या कोरियाई, ये 12वां परिवार है। और 13वां परिवार जो है बेटा, ये आपका कौन सा परिवार है? भारोपीय परिवार है। कौन सा परिवार है? भारोपीय परिवार है। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, अगर हम भारोपी परिवार की बात करें, किसकी बात करें? इस भारोपी परिवार की बात करें तो भारोपी शब्द ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द इसमें भारत है, दूसरा क्या है? यूरोप है। क्या है? भारत है और दूसरा क्या है? यूरोप है। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसी भारोपी परिवार को विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार। विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार। विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार आपका कौन सा परिवार है? तो आपका आंसर होगा ये भारोपी परिवार ही हमारा विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। ये स्पष्ट दिख रहा है बच्चों ना? जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई, ये स्पष्ट दिख रहा है आपको ना? विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार आपको क्या मिल गया? भारोपी परिवार मिल गया। इस भारोपी परिवार को कितने भागों में बांटा जाता है बेटा? भारोपी परिवार को दो भागों में बांटा गया है। कितने परिवार में? दो भागों में बांटा गया है। तो आप बताएंगे दो भागों में बांटा गया है। ये दो भाग कौन कौन से हैं? भारोपी परिवार के ये दो भाग कौन कौन से हैं? तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, पहला इसमें जो भाग है वो है सतम। कौन सा है? सतम। अब अगर आपसे कोई पूछ ले सतम का अर्थ क्या होता है, तो आप, हम उम्मीद करते हैं, बता दोगे। और दूसरा परिवार क्या है? आप बताएंगे केंतुम है। कौन सा परिवार है बेटा? केंतुम है। शतम का अर्थ क्या होता है और केंतुम का अर्थ क्या होता है? शतम का अर्थ क्या होता है और केंतुम का अर्थ क्या होता है? तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चे आंसर करके बताएं। शतम का अर्थ क्या होता है और केंतुम का अर्थ क्या होता है? तो मेरे प्यारे दोस्त, आप याद रखिएगा, शतम का अर्थ होता है 100। क्या होता है? शतम का अर्थ होता है 100। और केंतुम का अर्थ भी क्या होता है? तो आप बताएंगे 100 होता है। इसको आप याद रखिएगा, ये संख्या पूछ लेता है कभी कभी। शतम का अर्थ क्या है? 100 है। और केंतुम का अर्थ भी क्या है? 100 है। मेरे प्यारे बच्चे, शतम को फिर से विभाजित किया गया। इससे जो अगला परिवार आया है वो कौन सा परिवार आया है? भारत ईरानी परिवार। कौन सा परिवार आया है? अगला परिवार जो बनता है इसका भारत ईरानी।
इसी सतम से भारत ईरानी बना और भारत ईरानी से इसका जब विभाजन होता है तो ये 3 भागों में बट जाता है। कितने भागों में बट जाता है? तो 3 भागों में बट जाता है। तो 3 भाग कौन कौन से हैं? यही परिवार जब आगे बढ़ता है तो 3 भागों में बटता है। तो 3 भाग कौन कौन से हैं? जल्दी से आंसर करके बताएं। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? जल्दी से आंसर करें। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? जल्दी से आंसर करके बताएं। एक को कहा जाता है बेटा ईरानी। क्या कहा जाता है? ईरानी कहा जाता है। दूसरे को क्या कहा जाता है? दरद कहा जाता है। तीसरे को क्या कहा जाता है? तीसरा बताओ जल्दी से। भारतीय आर्य भाषा। कौन सी आर्य भाषा? भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा। तीसरा परिवार क्या है? तो आपका आंसर होगा भारतीय आर्य भाषा। स्पष्ट दिख रहा है बच्चों? हमें कभी कभी यही टेंशन होती है कि स्पष्ट हमारे बच्चों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में विभाजित किया जाता है बेटा। कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ये अगर नोट हो गया है तो अगले पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में किन किन भागों में विभाजित किया जाता है? भारतीय आर्य भाषा हमारी 3 भागों में विभाजित होती है। इसमें 3 भाग हैं कौन कौन से? कोई बच्चा हमारा कमेंट करके बता दे भाई। ये भारतीय आर्य भाषा 3 भाग में विभाजित होती है हमारी। ये 3 भाग कौन कौन से हैं? तेजी के साथ आंसर करके बताएं। नंबर 1 पे है आपकी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। कौन सी? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय कब से प्रारंभ होता है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय कब से कब प्रारंभ होता है? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। कितने ईसा पूर्व से? 1500 ईसा पूर्व से ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के समय को हम क्या कहते हैं? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कहते हैं। इस प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में क्या क्या आता है? तो आप बताएंगे। एक तो हमारी वैदिक संस्कृत है, दूसरी लौकिक संस्कृत है। कौन कौन सी संस्कृत है बेटा? एक हमारी वैदिक संस्कृत है और दूसरी कौन सी है? तो आपका आंसर होगा लौकिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत एक इसके अंतर्गत आती हैं। तो आप बताएंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती हैं। दूसरे नंबर पे आपका आता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। क्या आता है बेटा? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। भारतीय आर्य भाषा। अब इस मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय कब से कब तक है? इसका समय कब से कब तक है? तो आप याद रखिएगा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। कहां से कहां तक बेटा? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। अब यहाँ पे इस मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? तो आप बताएंगे पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। कौन सी भाषा आती है बेटा? एक भाषा का नाम आपको पता होगा पाली, दूसरा क्या है प्राकृत और तीसरा क्या है अपभ्रंश। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, ये 3 भाषाएं यहाँ पे। अब देखो बेटा, आपका जो तीसरा विभाजन है वो तीसरे विभाजन का नाम क्या है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। क्या है भाई? आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इसका समय कब शुरू होता है? तो आप बताएंगे 1000 ईस्वी से प्रारंभ होता है और आज तक ये चल रहा है।
तब इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आपको देखने को मिलती हैं भाई? हिंदी की वो समस्त बोलियां आ जाती हैं, जिसे आप खड़ी बोली कहते हो। हिंदी की बोलियां नोट कर लो। तो हिंदी की बोली में आपकी सभी बोलियां आ जाएंगी। वही सब भाषाएं आगे परिवर्तित हो जाती हैं। हिंदी की बोलियां, इसके अलावा मराठी इसी में आती है बेटा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में और क्या आती है? मराठी के अलावा बंगला आ जाएगी, उड़िया आ जाएगी। क्या आ जाएगी? बंगला आ जाएगी, उड़िया आ जाएगी, असमिया आ जाएगी। बंगला, उड़िया, असमिया, पंजाबी, ये सारी इसी में समाहित हो जाती हैं। तो ये तो रहे आपके भारतीय आर्य भाषा का विभाजन। ये 3 भागों में विभाजित किया गया है बच्चों। कितने भागों में? 3 भागों में विभाजित किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, यहां से एक प्रश्न और बनेगा आपका। वो बनता किससे है? हिंदी भाषा का संवैधानिक विकास से। किससे बनता है बेटा? हिंदी भाषा के संवैधानिक विकास से बनता है। तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल होती हैं, ये प्रश्न बनता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाएं, संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाएं, अनुसूची में दर्ज भाषाएं, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज हैं? तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, आप बताएंगे। यहाँ पे संविधान में जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। लेकिन आज की डेट में कितनी भाषाएं हो गई हैं? तो आप बताएंगे 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं हैं बेटा? आज की डेट में आपकी टोटल 22 भाषाएं हैं। इसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं जो संविधान की अनुसूची में प्रारंभ में थी? तो 14 भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे नोट करो। पहली भाषा का नाम नोट करो, असमिया। ये नोट कर लो बेटा, ये आपके काम आएगा। पूरा आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दे रहा हूं। दूसरा कश्मीरी। कौन सा बेटा? कश्मीरी। तीसरा मलयालम। मलयालम। असमिया, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, बंगला, गुजराती। मराठी, बंगला, गुजराती, मराठी, बंगला, गुजराती, मराठी, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, उड़िया। हिंदी, कन्नड़, उड़िया। हिंदी, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल। पंजाबी, संस्कृत, तमिल। पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। 12, 13, 14। 13, 14। एक हो गई आपकी तेलुगु, दूसरी हो गई आपकी कौन सी बेटा? उर्दू। ये 14 आपकी क्या है? प्रारंभ में भाषाएं थी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, आज की डेट में कितनी भाषाएं हो गई हैं? तो आप बताएंगे सर 22 भाषाएं हो गई। तो कौन कौन सी भाषाएं और जोड़ी गई इस संविधान की 8वीं अनुसूची में? कौन कौन सी और भाषाओं को इसमें जोड़ा गया है? 21वें संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 21वें संविधान संशोधन।
21वें संविधान संशोधन। ये 21वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1967 ईस्वी में किया गया बेटा। कब किया गया? 1967 ईस्वी में किया गया। इसके तहत किस भाषा को जोड़ा गया था? तो आपका आंसर होगा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कौन सी भाषा को जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। तो सिंधी भाषा आपकी कौन सी भाषा बनी? तो आप बताएंगे हमारी 15वीं भाषा के रूप में कौन सी आई है? तो आपका आंसर होगा सिंधी भाषा। इसके बाद नंबर आता है 71वें संविधान संशोधन। 71वें संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन कब होता है? 71वां संविधान संशोधन कब होता है? जल्दी से आंसर करके बताओ भाई। हमारा 71वां संविधान संशोधन कब किया जाता है? 1992 ईस्वी में। कब किया जाता है बेटा? 1992 ईस्वी में किया जाता है। तो इस 1992 ईस्वी में जो संविधान में संशोधन किया गया, इसमें कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था? तो आप बताएंगे 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। वो 4 भाषाएं कौन कौन सी हैं? जरा कमेंट करके बताओ। डोंगरी, मैथिली, संथाली। डोंगरी, मैथिली, संथाली के अतिरिक्त और कौन सी है? भाई बताओ जल्दी से। यही है? तो यहाँ पे 3 भाषाएं मिलेंगी आपको बेटा, 4 नहीं। कोकड़ी, ये आपकी कौन सी भाषा हो गई? 16वीं। कोकड़ी के अतिरिक्त और क्या मिलेगा आपको? मणिपुरी मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा? मणिपुरी। कोकड़ी के बाद क्या आ जाएगा? मणिपुरी। मणिपुरी के बाद क्या आ जाएगा? नेपाली। ये 3 भाषाएं आपकी जुड़ती हैं कब? 1992 ईस्वी में। यहाँ 17-18 नंबर तक पहुंच जाओगे। इसके बाद एक संविधान संशोधन और होता है इन भाषाओं से संबंधित। वो संविधान संशोधन कौन सा है? 92वां संविधान संशोधन। कौन सा है बेटा? 92वां संविधान संशोधन। 92वें संविधान संशोधन में 92वें संविधान संशोधन में ये कब किया जाता है भाई? 2002 में। कब किया जाता है? तो 2002 में किया जाता है। इसमें आपकी 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। कितनी भाषाएं जोड़ी जाती हैं बेटा? 4 भाषाएं। पहले संविधान संशोधन के तहत एक भाषा, 92 में जब जोड़ा गया तो 3 जोड़ा गया, और फिर कितनी जोड़ी गई? 4 जोड़ी गई। जिसमें से आपकी कौन कौन सी भाषाएं हैं? बोडो है। कौन सी है बेटा? एक भाषा का नाम आपका बोडो है। दूसरा कौन सी है? डोंगरी है। और मैथिली है, संथाली है। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। मैथिली और संथाली। तो ये तो आपकी संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाएं हो गई बेटा। ये 19 नंबर पे हो गया। डोंगरी आपका 20 हो गया। मैथिली आपकी 21 हो गई। और संथाली आपकी 22 हो गई। आपके संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज 22 भाषाएं आपको मिल गई। अब एक प्रश्न यहाँ पे और मिलता है आपका, वह कौन सी भाषा है जो प्रस्तावित भाषा के रूप में है? क्या पूछेगा बेटा? प्रस्तावित भाषा के रूप में पूछेगा। वह कौन सी भाषा है जो प्रस्तावित भाषा, प्रपोज्ड भाषा जिसे कहते हो, प्रस्तावित भाषा के रूप में जब हमारे संविधान में अब अगला संशोधन होगा भाषाओं से संबंधित, वह कौन सा संशोधन? संशोधन का पता नहीं कब किया जाएगा, लेकिन जो हमारी प्रस्तावित भाषाएं हैं, अगले संशोधन में जो भाषाएं बढ़ने वाली हैं वो कौन कौन सी भाषाएं हैं? जो प्रस्तावित भाषाएं हैं वो कौन कौन सी भाषाएं हैं जो प्रस्तावित हैं आपकी? तो भैया आप बताएंगे प्रस्तावित भाषा में एक हमारी राजस्थानी है। क्या है? प्रस्तावित भाषाओं में एक हमारी राजस्थानी है। दूसरा कौन सी है? भोजपुरी है।
अगर इन दोनों को शामिल कर दिया जाएगा जब भी, तब ये कितनी हो जाएंगी? 24 हो जाएंगी। प्रस्तावित भाषा कौन कौन सी हैं? आगे चल के जो संविधान के 8वीं अनुसूची में दर्ज होने वाली हैं वो 2 भाषाएं हैं। एक को कहा जाता है राजस्थानी, दूसरे को क्या कहते हैं? भोजपुरी कहते हैं। क्या कहते हैं? भोजपुरी कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चों ने इसको नोट कर लिया होगा। नोट कर लिया है भाई? अगर नोट कर लिया है तो हम लोग आगे बढ़ें। अब हमारा शुरू होगा आज से मेरे प्यारे बच्चे भाषा अधिगम एवं अर्जन। क्या शुरू होने वाला है? भाषा अधिगम एवं अर्जन। चलो आ जाओ, हेडिंग बनाओ, भाषा अधिगम एवं अर्जन। भाषा के विषय में आपने जान लिया है भाई। भाषा अधिगम एवं अर्जन। भाई हम अधिगम की अगर बात करें, भाषा का अधिगम क्या होता है, तो पहली हेडिंग आप बनाएंगे अधिगम। भाषा अधिगम। ये भाषा अधिगम है क्या? तेजी से आपका आंसर होना चाहिए। ये भाषा अधिगम है क्या? अधिगम की जब हम बात करते हैं, जब किसी भाषा, मेरे प्यारे बच्चे, जब किसी भाषा को जब किसी भाषा को व्यवस्थित शिक्षण प्रक्रिया द्वारा, व्यवस्थित शिक्षण प्रक्रिया द्वारा सीखा जाता है। किसके द्वारा बेटा? जैसे हम स्कूल जाके किसी भाषा को सीखते हैं, शिक्षण प्रक्रिया द्वारा सीखा जाता है, तो वह भाषा अधिगम कहलाता है। तो वह भाषा अधिगम कहलाता है। अधिगम कहलाता है। क्या कह रहा है भैया? किसी व्यवस्थित शिक्षण प्रक्रिया के द्वारा हम जिसको सीखते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं, तमिलनाडु का बच्चा है, तमिलनाडु को किसी विद्यालय में जाता है, कहां पे जाता है? किसी विद्यालय में जाता है, और वहां पे वो हिंदी को सीखता है। क्या सीखता है? वो हिंदी को वहां पे सीखता है। उसकी मातृभाषा क्या है? तमिल है। तो तमिल तो आसानी से वो बोल लेगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन उसे हिंदी सीखना हो, या हमारे उत्तर भारत का कोई बच्चा है, उत्तर प्रदेश का कोई बच्चा है, उत्तर प्रदेश का बच्चा अगर फ्रेंच भाषा सीखना चाहता है तो कहीं ना कहीं किसी संस्थान में जाएगा, और वहां पे जब उसका ज्ञानार्जन करेगा, उसी को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जो व्यवस्थित प्रक्रिया के द्वारा सीखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। ये बात समझ में आ गई? इस अधिगम में क्या आता है? इस अधिगम में क्या आता है? अधिगम के अंतर्गत हम किसको देखते हैं? पढ़ना और लिखना। अगर कुछ पढ़ रहे हो बेटा, किसी दूसरी भाषा को पढ़ रहे हो तो क्या कहलाएगा? आपका अधिगम। किसी चीज को लिख रहे हो तो क्या कहलाएगा? अधिगम कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? अधिगम कहलाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे, अधिगम की अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। क्या दिया है? अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दिया है। जैसे हम किसकी बात करें, वुड्सवर्थ ने दिया है अधिगम के संबंध में परिभाषा। किसने दिया भाई? वुड्सवर्थ ने दिया है।
वुड्सवर्थ के अलावा स्किनर ने दिया है। किसने दिया है? स्किनर ने दिया है। क्रो एंड क्रो ने दिया है। क्रो एंड क्रो ने दिया है अधिगम से संबंधित। तो जितने आपके ये विचारक हैं बेटा, वो कुछ न कुछ इसके विषय में जरूर कहे हैं। गिलफोर्ड, प्रेसी, काल्विन, गिलफोर्ड, प्रेसी, प्रेसी, काल्विन, ये सारे विद्वानों ने अधिगम से संबंधित कुछ न कुछ परिभाषाएं दिया है। उस परिभाषाओं को हम देखेंगे आगे। कहाँ देखेंगे बेटा? इन परिभाषाओं को हम देखेंगे आगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे कहूं अधिगम कितने प्रकार का होता है, अधिगम कितने प्रकार का होता है, तो हम उम्मीद करेंगे हमारे बच्चे बता देंगे अधिगम कितने प्रकार का होता है। हम उम्मीद करेंगे हमारे सभी बच्चे बता देंगे अधिगम कितने प्रकार का होता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं। अधिगम कितने प्रकार का होता है अगर आपसे पूछा जाए तो हम उम्मीद करेंगे आप बता देंगे। अधिगम के प्रकार, मैं आपसे बोलूं अधिगम के प्रकार, तो अधिगम कितने प्रकार का होता है, जल्दी से आंसर करके बताएं। हमारे सभी बच्चे तेजी से आंसर करने का प्रयास करेंगे। अधिगम कितने प्रकार का होता है? बोलो भाई। अधिगम कितने प्रकार का होता है? किसी बच्चे का आंसर नहीं बेटा। अधिगम आपके तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक, कौन सा अधिगम आता है? क्रियात्मक अधिगम। कौन सा अधिगम आता है? क्रियात्मक अधिगम। जिसे हम क्रियाओं के द्वारा सीखते हैं बेटा, वो अधिगम क्या कहलाता है? हमारा क्रियात्मक अधिगम कहलाता है। दूसरे अधिगम को क्या कहते हैं? शाब्दिक एवं वाचिक अधिगम। कौन सा अधिगम? शाब्दिक एवं वाचिक अधिगम। कौन सा अधिगम? शाब्दिक एवं वाचिक अधिगम। ये हमारा दूसरा अधिगम है, जिसे हम बोलकर या शब्दों के द्वारा सीखते हैं। उसको हम कौन सा अधिगम कहते हैं? शाब्दिक एवं वाचिक अधिगम कहते हैं। और तीसरा अधिगम कौन सा होता है? विचारात्मक अधिगम। कौन सा अधिगम? विचारात्मक अधिगम। कौन सा अधिगम भाई? विचारात्मक अधिगम। ये विचारात्मक अधिगम कैसे मिलता है हमें भाई? तो आप देखते होंगे निबंध की बात हम करते हैं। किसकी बात करते हैं? निबंध की बात करते हैं, या व्याख्यान की बात करते हैं, या हम जब समाज में चलते हैं, समाज से जो कुछ सीखते हैं, वो हमारे किसके अंतर्गत आता है? विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। आइए क्रियात्मक अधिगम एक एक को करके परिभाषित कर देते हैं बेटा। एक क्रियात्मक अधिगम है क्या? क्रियात्मक अधिगम, जब हम क्रियात्मक अधिगम के विषय में चलते हैं तो इसकी परिभाषा क्या कहती है हमारी? क्रियात्मक अधिगम होता क्या है? क्रियात्मक अधिगम में सीखने की, क्रियात्मक अधिगम में क्रियात्मक अधिगम में सीखने की
लिए, सीखने के लिए, क्रियाओं के स्वरूप, क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति, और क्रियाओं की गति, क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। किस पर ध्यान दिया जाता है बेटा? क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, यहां पे जरा थोड़ा सा पॉइंट करके बना लीजिएगा। ये 3 पॉइंट हमने दे दिया। जब हमारा बच्चा या हम लोग छोटे थे, हम लोगों को दूर जो है, यहां पे देखो, यहां पे हमको एक गेंद दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? गेंद दिखाई देती है। तो हमारी क्रिया क्या होती है? चाहे अगर हम घुटने के बल चल के जाएं, चाहे पैरों के बल पे जाएंगे, तो इस गेंद को पाने के लिए हमने क्या किया? क्रिया किया ना। चाहे घुटने के बल पे जा रहे हैं, चाहे पैर के बल पे जा रहे हैं, तो हम इस गेंद को पाने के लिए जो क्रिया कर रहे हैं, इसी को हम क्या कह देते हैं? क्रियात्मक अधिगम कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा? क्रियात्मक अधिगम कह देते हैं। तो पहला पॉइंट बना के नोट कर लेना यहां पे, बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुंचना। बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुंचना, किसी वस्तु तक पहुंचना, ये हमारा कौन सा अधिगम है? तो आप बताएंगे ये हमारा क्रियात्मक अधिगम है। दूसरी चीज बेटा, जैसे आप कुछ खा रहे हो, क्या कर रहे हो? कुछ खा रहे हो या कुछ दिख रहा है, तो बच्चा उसके तरफ बड़े ध्यान से देखने का प्रयास करता है, उसे समझने और पहचानने का प्रयास करता है क्या? उसे समझने या पहचानने का प्रयास, समझने या पहचानने का प्रयास करना क्या कहलाता है? आपका क्रियात्मक अधिगम कहलाता है। बच्चा छोटा होता है बेटा, कभी कभी तो उसको आप क्या पकड़ाते हो? किसी खाट को पकड़ा देते हो, या कोई गड़ारी पकड़ा देते हो, कुछ रस्सी पकड़ा देते हो, उसके बहाने खड़ा होता है। लेकिन बच्चा कभी कभी अपने आप से खड़ा होता है, तो क्या है? आपका क्रियात्मक अधिगम है। बिना किसी सहारे के खड़ा होना, बिना किसी सहारे के खड़ा होना, बिना किसी सहारे के खड़ा होना क्या कहलाता है? होना क्रियात्मक अधिगम कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चे, बच्चा चलने का प्रयास करता है, छोटा होता है तो चलने का प्रयास करना, चलने का प्रयास करना, चलने का प्रयास करना भी किस अधिगम में आएगा? तो आप याद रखिएगा, ये भी क्रियात्मक अधिगम है। कौन सा अधिगम है? ये भी हमारा क्रियात्मक अधिगम है। अगली अधिगम, अगला हेडिंग बनाइएगा, शाब्दिक या वाचिक अधिगम। दूसरा, शाब्दिक या वाचिक अधिगम। शाब्दिक या वाचिक अधिगम। इस शाब्दिक या वाचिक अधिगम को अब कराएंगे बेटा आपको कल। आज के लिए बस इतना ही। इसकी पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है? टेलीग्राम चैनल जो डाउनलोड कर लेना है, वहां पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कहां पे मिल जाएगी? टेलीग्राम चैनल, द स्मार्ट विजन क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। इसकी पीडीएफ हम वहां पे प्रोवाइड करवा देंगे आपको। ठीक है भाई?
तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके आगे का क्रियात्मक अधिगम, इसके बाद अधिगम में कितने भंडार होते हैं, ये सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में आपको करा देंगे।